Hello, welcome to ERA Academy. This is Lipsa Sahu, and I am going to solve the questions of important MCQ part 6 of the chapter Electric Current and Capacitance. So here is the first question. The first question is, for a uniform electric field E along the axis X, the equipotential surfaces are plane. तो यहाँ पर दे दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस पे है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगी वो किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में होंगे, राइट। तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर एक्स एक्सिस पे होंगे, हम ड्रॉ कर लेते हैं 3 कोऑर्डिनेटेड एक्सिस, ठीक है। सपोज ये वाला है एक्स, ये वाला है वाई, ये वाला है जेड। हमें दे दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस पे है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होगी वाई और जेड दोनों की तरफ होंगी, क्योंकि वाई ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स एंड जेड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एक्स, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होगी वो वाई जेड के सरफेस प्लेन पे होगी। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, which is perpendicular to yz plane. अब क्वेश्चन 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन 2 पे ये दिया है कि इक्विपोटेंशियल्स at a least distance from a collection of charges whose total sum is not zero approximately. तो हमें पूछा है कि अगर बहुत सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो कि पास पास है, कम डिस्टेंस में एक दूसरे के साथ, जिनका टोटल चार्ज का सम जो है ना विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, चार्ज जो है जीरो नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहे हैं, तो उनकी शेप कैसे होंगे। ऑफ कोर्स तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, तो वो सारे प्लेन्स ना एक प्लेन बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारे प्लेन्स जहाँ पे लाई करते हैं ना, जहाँ पे चार्जेस जीरो नहीं होते, तो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ये एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन था, आपने क्लास 12th में काफी बार ये सॉल्व करा होगा। तो क्वेश्चन 3 पे ये पूछा है कि द फिगर गिवन बिलो शोज वेरियस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखो एक फिगर इधर दे रखा जहां पर एक पॉइंट है R और एक दूसरा पॉइंट है P। तो -30 वोल्ट, -25 वोल्ट, -20 वोल्ट, -15 वोल्ट और -10 वोल्ट। तो यहाँ पर जो है वो पोटेंशियल धीरे 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 डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट P एंड R। तो पॉइंट P और पॉइंट R पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, तो देखो यहाँ पर है -30 वोल्ट, यहाँ पर है -10 वोल्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, -10 to 30 ये डिक्रीज कर रहा है, तो P का डायरेक्शन ऑब्वियसली इस तरफ होगा, मतलब लेफ्ट की तरफ, है ना। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगा लेफ्ट की तरफ। और अगर हम R पे कंसिडर करें, क्योंकि ऐसे ऐसे डिक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी डिक्रीज करेगा, तो R अपवर्ड होगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन ए पे है एट P E इज टू लेफ्ट एंड R इज अपवर्ड। चलो ऑप्शन ए पे ही हमें सही आंसर मिल गया है ना, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को जाते हैं। तो ये -10 से -30 की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला होगा अपवर्ड, क्योंकि ऊपर 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 ऐसे ऐसे वो डिक्रीज करता जाएगा, है ना। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तब जाते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 पे ये पूछा है कि टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड are charged to potential 2 kilovolt and 1 kilovolt respectively and their negative ends are connected together. तो यहाँ पर दे दिया है कि दो कैपेसिटर हैं, दोनों की ही कैपेसिटेंस हमें गिवन है which is 5 माइक्रोफैराड, ठीक है। और वो जो है ना दो पोटेंशियल की वजह से चार्ज हो रहे हैं, तो वो दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं,
ठीक है। तो सपोज ये V1, ये V2, ये है 2 किलो वोल्ट और ये है 1 किलो वोल्ट। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 माइनस V2, है ना। अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, इस तरफ से है, तो V1 माइनस V2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के नेगेटिव एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। तो ये वाला माइनस V2 हो जाएगा, ये वाला प्लस V1 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा V1 माइनस V2। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हेन द पॉजिटिव एंड्स आर आल्सो कनेक्टेड टुगेदर, छोड़ो, तो द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पर एनर्जी कितना लॉस होगा ये पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है एनर्जी लॉस, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। तो U का फॉर्मूला होता है हाफ CV², है ना। यहाँ पर दो कैपेसिटर्स है और वो दोनों कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, क्योंकि देखो पोटेंशियल वेरी कर रखा है। मैंने पिछले ही सेशन में कहा था कि अगर दो कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका पोटेंशियल होता है जो वो वेरी करता है, और चार्ज जो रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि दो पोटेंशियल्स है मतलब कैपेसिटर दोनों सीरीज में है, तो अगर कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं तो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, दो कैपेसिटर्स अगर है तो 1/C1 प्लस 1/C2, है ना। तो वी कैन राइट इट एज C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, राइट। तो U इनिशियल हमारा होगा हाफ C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और हमें पोटेंशियल मिल गया V1 माइनस V2। तो अब हमें C1 और C2 दोनों की वैल्यू गिवन है 5 माइक्रोफैराड, V1 V2 की वैल्यू गिवन है 2 किलो वोल्ट एंड 1 किलो वोल्ट, है ना। तो अब हम U इनिशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये सारे वैल्यू जब पुट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा 1.25 जूल, राइट। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब जाते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 पे ये पूछा है a capacitor is charged by a battery, the battery is removed and another identical uncharged capacitor is connected in parallel। तो पहले एक कैपेसिटर था जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड था, ठीक है। तो इस पे हम यू इनिशियल निकालेंगे। फिर क्या करा कि वो बैटरी को रिमूव कर दिया और एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर उसके जगह लाके लगा दिया। तो ये पूछा है एक और पैरेलल लगाया, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, तो जो टोटल एनर्जी होगा ना वो कितना हो जाएगा ये पूछा है। तो पहले हम यू इनिशियल निकालते हैं। यू इनिशियल तो हमें पता है हाफ CV², राइट। लेकिन यू फाइनल पे जो होगा यहाँ पे दो कैपेसिटर्स आ गए, है ना। तो यू फाइनल विल बी हाफ, अगर पैरेलल कैपेसिटर है तो C1 प्लस C2 होता है, तो यहाँ पर तो दो कैपेसिटर सेम वैल्यू के हैं तो ये हो जाएगा 2C, तो 2CV²। तो U फाइनल को हम लिख सकते हैं 2UI, क्योंकि यहाँ पर दोनों दो कैपेसिटर्स आ गए हैं ना, तो C कन्वर्ट हो गया 2C को, तो U फाइनल जो हो गया वो हो गया 2UI, मतलब इंक्रीज कर गया बाय द फैक्टर ऑफ 2। तो आंसर है इधर इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 2। पता ना कैसे, मतलब यू गॉट इट राइट, कैसे हुआ। पहले एक कैपेसिटर था जो कि चार्ज था, फिर वो बैटरी को उन्होंने हटा दिया और उसके जगह एक दूसरा कैपेसिटर लगा दिया। तो ऑब्वियसली अगर कैपेसिटर लगा दिए तो एनर्जी तो बढ़ ही जाएगी। तो कितनी फैक्टर बढ़ेगी, तो वो तो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट कैपेसिटर के ऊपर, है ना। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब जाते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 पे ये पूछा है कि द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर इज, तो हमें एक एसआई यूनिट गिवन है, तो उस एसआई यूनिट का फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी ये वाला यूनिट रखता है वो हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पर एसआई यूनिट है न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर। न्यूटन मतलब फोर्स, कूलम इनवर्स मतलब F/Q, मीटर मतलब डिस्टेंस, राइट। तो F/Q मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड, और D इधर रह गया जैसा है वैसा। तो E इंटू डी ये किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल का, राइट। क्योंकि हम लिखते हैं ना E इक्वल टू माइनस dV/dl, राइट। तो इससे हम लिख सकते हैं V/d, मतलब V का वैल्यू होता है E डॉट डी, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऑप्शन है हमारे पास, हाँ है।
तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 पे पूछा है कि ए प्रोटॉन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट in an electric field will start moving towards a region of dash potential in the field। ये तो बेसिक सा सवाल है। मैंने अभी बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है ना। तो ऑब्वियसली अगर हायर पोटेंशियल से लोअर को जाता है तो ऑब्वियसली अगर एक प्रोटॉन रेस्ट से रिलीज हो रहा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है तो ऑब्वियसली जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऊपर वो हाई पोटेंशियल पे था, जाएगा वो लो पे तो ऑब्वियसली पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी ना। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब जाते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 पे पूछा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज। तो अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? ऑब्वियसली उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस एक स्फीयर होगा, है ना, क्योंकि पॉइंट भी तो एक तरह का स्फीयर होता है। अगर आपको एक लाइन चार्ज गिवन होता तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस एक सिलेंडर होता, राइट। तो अगर पॉइंट चार्ज है तो एक स्फीयर होगा, और अगर एक लाइन चार्ज होता, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो वो एक सिलेंडर होता। तो स्पेरिकल वाला ऑप्शन हमारे पास है, ऑफ कोर्स है। अब जाते हैं क्वेश्चन 9 के तरफ। क्वेश्चन 9 पे ये पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द एनर्जी इज मैक्सिमम 8। तो अगर आपको एक इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है एक डाइपोल में, तो जो कि डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। यहाँ पर सपोज ये एक डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। डाइपोल मोमेंट पी इज क्यू इंटू एल, अगर ये एल हुआ तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है व्हिच इज माइनस पी ई कॉस थीटा, है ना। हम इसे तो लिखते हैं यू इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, और डॉट प्रोडक्ट अगर हम ए डॉट बी का निकाले तो ये होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट। ये तो पता है कैसे होता है, राइट। अगर ये ए वेक्टर हुआ ये भी वेक्टर हुआ, इनका एंगल थीटा हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकलता है। अब सबने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, राइट। तो हमें पूछा है कि U मैक्सिमम कब होगा। तो P और E की वैल्यू तो हम कांस्टेंट ही रखते हैं, उसको तो हम नहीं कर सकते चेंज, है ना। तो U डिपेंड करेगा थीटा पे, तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा मतलब अगर थीटा को मैं 0 डिग्री कंसिडर करूं, ठीक है, तो कॉस 0 पे तो वो +1 आएगा, राइट। अगर अगर थीटा को मैं 0 डिग्री लूं, लेकिन अगर कॉस थीटा में थीटा को मैं 180 लूं तो वो माइनस आएगा, है ना। तो अगर प्लस लोगे तो ये माइनस होगा, लेकिन अगर माइनस लोगे तो ये प्लस होगा, मतलब यू विल बी मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसा वाला ऑप्शन है, हाँ है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 पे ये पूछा है कि ए डाइइलेक्ट्रिक इंड्यूसेस डैश in an external electric field which decreases the net electric field। तो अगर आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइइलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो वो क्या क्रिएट करता है, क्या इंड्यूस करता है? ऑब्वियसली एक डाइपोल मूवमेंट है ना, और वही डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, हमें ये बात पता है। तो आंसर विल बी ए डाइपोल मूवमेंट, राइट। तो वो डाइपोल मूवमेंट ऐसे क्रिएट करेगा जो कि उस रीजन को पोलराइज करेगा और उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाएगा, राइट। तो क्वेश्चन 11 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन 11 पे पूछा है कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या है इनका स्टेटमेंट, देखते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑप्शन ए पे है आर क्लोजर इन रीजन ऑफ लार्जर इलेक्ट्रिक फील्ड्स कंपेयर टू रीजन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हाँ ये बात सच है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो उसका रीजन क्लोजर होगा। यहाँ का कंसिडर करेगा E1 और यहाँ का कंसिडर करेगा E2, तो E1 इज ग्रेटर देन E2। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी दिया है विल बी मोर क्राउडेड नियर शार्प एज ऑफ ए कंडक्टर। हाँ ये भी सही है,
ऑप्शन सी है will be more crowded near region of a large charge density. हाँ, large charge density is directly proportional to the electric field. तो हाँ, crowded तो होगा उधर. ऑप्शन डी पे है will always be equal spaced. नहीं, ये जरूरी नहीं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब वो इक्वली स्पेस्ड ही हो. वो किसी भी नॉन यूनिफॉर्म शेप का हो सकता है, ठीक है. वो ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है. लेकिन इक्वली स्पेस्ड हो ये जरूरी नहीं. तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, राइट. तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है कि व्हेन ए डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन द इंड्यूस्ड फील्ड विल बी. तो अगर एक डाई इलेक्ट्रिक, मैंने अभी करा कि अगर आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाई इलेक्ट्रिक डाल रहे हो तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है. क्योंकि वहां पर जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, डाइपोल मोमेंट का खुद का एक ओरिएंटेशन आ जाता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है. डाइपोल मोमेंट का खुद का एक ओरिएंटेशन वैल्यू आ जाता है, ठीक है. तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है. तो आंसर विल बी लेस. तब जाते हैं क्वेश्चन 13 पे. क्वेश्चन 13 पे ये पूछा है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर डाइइलेक्ट्रिक इज. तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन ही नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा. हमें तो पता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा. अगर E गिवन ही नहीं है, E की वैल्यू जीरो है, तो उसका डाइपोल मोमेंट भी ऑब्वियसली जीरो होगा, राइट. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए व्हिच इज जीरो. तो अब जाते हैं क्वेश्चन 13 पे. क्वेश्चन 13 पे ये पूछा है, सॉरी क्वेश्चन 14 पे. क्वेश्चन 14 पे ये पूछा है कि the electrostatic potential on the surface of a charged conducting sphere is 100 volt. तो हमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल गिवन है जो कि है 100 volt. Two statements are made in this regard. S1 at any point inside the sphere, electric intensity is 0. S2 मतलब सेंटेंस 1 है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर की किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी. ये सेंटेंस 1 पे कहा है, ठीक है. और सेंटेंस 2 पे ये कह रहा है कि एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 100 वोल्ट. तो देखो, उसने पहले ही कह रखा कि एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है. चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर मतलब उसका जो सरफेस होगा वो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट. क्योंकि कंडक्टिंग भी है और स्फीयर भी है, राइट. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट है. तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dl. तो अगर भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो होगा, राइट. मतलब सेंटेंस 1 सही है. और सेंटेंस 2 पे दिया है कि हर जगह पोटेंशियल 100 वोल्ट होगा. मतलब सेंटेंस 1 भी सही है और सेंटेंस 2 भी सही है. तो देखते हैं ऑप्शन क्या है. सेंटेंस 1 इज ट्रू बट सेंटेंस 2 इज फॉल्स. नहीं. बोथ सेंटेंस 1 एंड 2 आर फॉल्स. नहीं. Sentence 1 is true, sentence 2 is also true, and sentence 1 is the cause of sentence 2. Yes. So option C will be the right answer. तो उसने ये कहा है कि sentence 1 true इसीलिए है क्योंकि sentence 2 सही है. तो obviously देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है इसीलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. मतलब S1 सही इसीलिए है क्योंकि S2 सही है. तो ऑप्शन सी में यही तो हमें गिवन है. तो आंसर विल बी ऑप्शन सी. आसान था ना ये सवाल. अब जाते हैं क्वेश्चन 15 पे. तो क्वेश्चन 15 पे पूछा है कि ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि एक पॉजिटिव चार्ज सपोज क्यू है, वो रेस्ट से रिलीज हो रहा है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ.
तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो देखो अगर एक चार्ज मूव कर रहा है मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो बढ़ रहा है। तो हमें तो पता है कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, है ना। तो देखो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी को कम करना होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इसे हमें डिक्रीज करना होगा ताकि टोटल एनर्जी कंजर्व हो पाए। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग क्यों हुआ, क्योंकि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना वो हमेशा लोअर पोटेंशियल के अलोंग ही होता है। और डिक्रीज क्यों कर रहा है, टू कंजर्व द टोटल एनर्जी। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब जाते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 में ये पूछा है कि 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और साइड एल आर शोन इन द फिगर। तो फिगर पे हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, जहाँ पे देखो तीनों वर्टेक्स में 3 चार्जेस है, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। So for the value of what, of capital Q, the electrostatic potential energy of the system will be 0. तो हमें पूछा है कि Q की वैल्यू क्या होगी ताकि जो पोटेंशियल वैल्यू हमारी होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल सिस्टम का क्या है। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी मतलब K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई L, क्योंकि ये सारे वैल्यू L गिवन है, राइट। L प्लस K Q स्क्वायर बाई L प्लस K अगेन K Q स्मॉल q बाई L व्हिच इज 0, राइट। हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया है ना 0 और हमें Q की वैल्यू पूछा है। तो K और स्मॉल q डिवाइडेड बाई L को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2q प्लस स्मॉल q व्हिच इज 0। तो ये वाला पार्ट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, बच गया हमारे पास 2 कैपिटल Q प्लस स्मॉल q इक्वल टू 0। हमें पूछा है कैपिटल Q व्हिच विल बी माइनस q बाई 2, राइट। आसान था ना। सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। होप आप सबको ये 16 क्वेश्चन सब समझ आ गए होंगे। और अगर कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे जो भी डाउट है आप पूछो, मैं आप सबका जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच। शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो।